The 1857 Revolt, Part 2. वेलकम टू स्टडी IQ. मेरा नाम है आदेश सिंह. दोस्तों, आज हम 1857 रिवोल्ट के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे. हम जानेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इसे सप्रेस कर दिया था, रिवोल्ट की लिमिटेशंस क्या थी और इसके नेचर को लेकर जो डिबेट है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे. साथ ही रिवोल्ट के इंपैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. The weaknesses of the revolt and its suppression. दोस्तों, 1857 का रिवोल्ट इंडिया के एक बड़े भाग में तो फैला था, लेकिन फिर भी समाज के सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया था. साथ ही पूरे देश में इसका असर देखने को नहीं मिला था. ये मेनली नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के रीजन तक ही सीमित रह जाता है. ये साउथ इंडिया तक नहीं पहुंचता और साथ ही ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया के भी ज्यादातर हिस्से इसमें भाग नहीं लेते. इसके साथ ही इंडियन स्टेट्स के बहुत से रूलर्स और बड़े जमींदार्स भी इसमें भाग नहीं लेते. इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के रूलर्स, कश्मीर के महाराजा, नेपाल के राणास और बहुत से ऐसे अन्य रूलर्स ने तो ब्रिटिशर्स को खुला सपोर्ट किया था रिवोल्ट को सप्रेस करने में. सभी रूलर्स, चीफ्स और जमींदार्स का सपोर्ट न मिलना ही 1857 रिवोल्ट की पहली वीकनेस थी. इसके अलावा मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस ने भी 1857 रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया था. ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि विद्रोह करने वाले राजा रजवाड़े तो इंडिया को पीछे की तरफ ही ले जाएंगे और इंडिया को मॉडर्न बनाने का काम ब्रिटिश रूल में ही हो सकता है. एजुकेटेड इंडियंस को यह काफी बाद में एहसास होता है कि असल में ब्रिटिश रूल उन्हें मॉडर्न बनाने का नहीं बल्कि लूटने का काम कर रहा है. इसके साथ ही 1857 के विद्रोहियों के पास मॉडर्न वेपन्स और युद्ध के बाकी सामान की भी कमी थी. ज्यादातर तो तलवार और भाले जैसे एंशिएंट वेपन से ही फाइट कर रहे थे. विद्रोही पुअरली ऑर्गेनाइज्ड भी थे. सिपॉयज बहादुर तो थे, लेकिन उनमें भी डिसिप्लिन की कमी थी. कई बार वो दंगे करने वाले मॉब की तरह बिहेव करते थे, ना कि एक डिसिप्लिन्ड आर्मी के जैसे. 1857 के विद्रोहियों के पास मिलिट्री एक्शन का ना तो कोई कॉमन प्लान था और ना ही कोई सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप. देश के अलग अलग कोने से उठी अपराइजिंग्स में कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिलती है और दूसरी तरफ ब्रिटिश कंपनी के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़ी संख्या में मेन, मनी और आर्म्स की सप्लाई इंडिया में की और रिवोल्ट को पूरी ताकत के साथ सप्रेस कर दिया गया. विद्रोहियों को पहला झटका लगता है जब 20 सितंबर 1857 को जनरल जॉन निकलसन के नेतृत्व में एक लंबी लड़ाई के बाद ब्रिटिश दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं. एम्परर बहादुर शाह को बंदी बना लिया जाता है. रॉयल प्रिंसेस को पकड़कर वहीं मार दिया जाता है. मुगल एम्परर के खिलाफ केस चलता है और उनको रंगून में एग्जाइल की सजा सुना दी जाती है. रंगून में ही 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है. इस तरह मुगल वंश का पूरी तरह खात्मा हो जाता है. दिल्ली के फॉल के साथ रिवोल्ट का फोकल पॉइंट तो डिसअपियर हो जाता है, लेकिन रिवोल्ट के बाकी लीडर्स स्ट्रगल जारी रखते हैं. लेकिन पावरफुल ब्रिटिश ऑफेंसिव के सामने एक एक करके ये सब भी हार जाते हैं. कानपुर में नाना साहेब हार जाते हैं, लेकिन वो सरेंडर नहीं करते और 1859 में नेपाल भाग जाते हैं, जिसके बाद उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता. तात्या टोपे सेंट्रल इंडिया के जंगल्स की तरफ चले जाते हैं और वहां से अप्रैल 1859 तक गुरिल्ला वॉरफेयर जारी रखते हैं. लेकिन तभी उनके एक जमींदार दोस्त उन्हें धोखा दे देते हैं और सोते समय उन्हें पकड़ लिया जाता है और 15 अप्रैल 1859 को एक हरिड ट्रायल के बाद उन्हें भी मार दिया जाता है. झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बहादुरी के साथ अंग्रेजों का सामना करती हुई 17 जून 1858 को युद्ध भूमि में मार दी गई थी. 1859 तक कुंवर सिंह, बख्त खान, खान बहादुर खान, मौलवी अहमदुल्ला जैसे लीडर्स भी मार दिए जाते हैं और अवध की बेगम नेपाल में जाकर छुपने के लिए मजबूर हो जाती हैं. इस रिवोल्ट के सप्रेशन में कुछ ब्रिटिश कमांडर्स जो मिलिट्री फेम हासिल करते हैं वो थे जॉन लॉरेंस, ऊट्रम, हैवलॉक, नील, कैम्बल और ह्यू रोज. 1859 के एंड होने तक इंडिया में ब्रिटिश अथॉरिटी फिर से पूरी तरह इस्टेब्लिश हो चुकी थी. लेकिन 1857 का रिवोल्ट बेकार नहीं जाता. यह हमारे इतिहास का एक ग्लोरियस लैंडमार्क है. 1857 का रिवोल्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से आजादी के लिए भारत के लोगों का पहला ग्रेट स्ट्रगल था.
आगे आने वाले फ्रीडम स्ट्रगल के लिए 1857 के रिवोल्ट ने इंस्पिरेशन का काम किया। आइए अब इसके इमीडिएट इंपैक्ट्स को डिटेल में समझते हैं। इंपैक्ट्स ऑफ द 1857 रिवोल्ट। दोस्तों, 1857 का रिवोल्ट फेल होने के बावजूद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होता है। इसकी वजह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में काफी बदलाव देखने को मिलते हैं। आइए एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। सबसे बड़ा चेंज आता है 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। ये एक्ट इंडिया को गवर्न करने की पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर देता है। इससे पहले कंपनी के डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास इंडिया की अथॉरिटी थी। अब ये पावर मिल जाती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को, और उसको असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल भी बना दी जाती है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर हुआ करते थे और इसलिए पार्लियामेंट के प्रति इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इस तरह कह सकते हैं कि इंडिया के ऊपर अब अल्टीमेट पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट की हो गई थी। इंडिया में गवर्नमेंट को पहले की तरह गवर्नर जनरल को ही देखना था। गवर्नर जनरल को वाइसरॉय यानी कि क्राउन का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव का टाइटल भी दे दिया जाता है। इसके बाद दूसरा सबसे ड्रास्टिक चेंज आता है आर्मी के ऑर्गेनाइजेशन में। 1857 जैसा फिर से कोई रिवोल्ट न हो, इसके लिए आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया जाता है। सबसे पहले तो आर्मी में यूरोपियन सोल्जर्स की संख्या को बढ़ाया जाता है। बंगाल आर्मी में हर 2 इंडियन सोल्जर्स पर एक यूरोपियन सोल्जर और मद्रास और बॉम्बे में हर 5 इंडियन सोल्जर्स पर 2 यूरोपियन सोल्जर्स का प्रोपोर्शन फिक्स किया जाता है। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल और मिलिट्री पोजीशंस पर सिर्फ यूरोपियन ट्रूप्स को ही रखा जाने लगा। आर्मी की क्रूशल ब्रांचेस जैसे कि आर्टिलरी को भी सिर्फ यूरोपियन हाथों में ही दिया जाने लगा। इसके अलावा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को भी फॉलो किया जाने लगा, जिससे आगे चलकर सोल्जर्स कभी भी किसी एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग के लिए यूनाइटेड न हो। इसके लिए आर्मी रिक्रूटमेंट में कास्ट, रीजन और रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया गया। पंजाबीज, गुरखास और पठान्स, जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट को सप्रेस करने में ब्रिटिशर्स की मदद की थी, उनको मार्शल रेसेस डिक्लेयर कर दिया गया और बड़ी संख्या में इन्हें आर्मी में लिया जाने लगा। जबकि 1857 रिवोल्ट में भाग लेने वाले रीजन जैसे कि अवध, बंगाल और सेंट्रल इंडिया के सोल्जर्स को नॉन मार्शल डिक्लेयर कर दिया गया और बड़ी संख्या में आर्मी में इनकी भर्ती को बंद कर दिया गया। इसके अलावा सोल्जर्स में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप होने से रोकने के लिए कम्युनल, कास्ट और रीजनल बेसिस पर रेजिमेंट्स को फॉर्म किया गया। इसके साथ ही प्रिंसली स्टेट्स के साथ रिलेशंस में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। एनेक्सेशन की पॉलिसी को छोड़ दिया जाता है। इंडियन स्टेट्स को अपना एयर अडॉप्ट करने की परमिशन भी दे दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के समय बहुत से इंडियन रूलर्स ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी। बिना उनकी हेल्प के 1857 के रिवोल्ट को सप्रेस करना मुश्किल हो जाता। इसीलिए इसके बाद से ब्रिटिशर्स प्रिंसली स्टेट्स को ब्रेक वाटर्स इन द स्टॉर्म की तरह यूज करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1857 के रिवोल्ट की वजह से इंडिया में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है। दोस्तों, ये तो हुई 1857 के रिवोल्ट की पूरी कहानी। अब बात करते हैं इसके नेचर को लेकर डिबेट की। नेचर ऑफ द 1857 रिवोल्ट। दोस्तों, 1857 के रिवोल्ट के नेचर को लेकर अलग अलग ओपिनियन दिए जाते हैं। ज्यादातर ब्रिटिश हिस्टोरियंस जैसे कि सीली, लॉरेंस एटसेट्रा इसे एक सेपॉय म्यूटिनी कहते हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसे हिंदू और मुस्लिम्स की कंस्पिरेसी भी कह दिया। कोई इसे बाबरिज्म और सिविलाइजेशन के बीच का स्ट्रगल बताता है, तो कोई फ्यूडल्स का रिवोल्ट। साथ ही कुछ इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। तो आखिर 1857 का रिवोल्ट असल में था क्या? क्या यह बस एक सिपॉय म्यूटिनी था या फिर आजादी के लिए किया गया पहला संग्राम? आइए समझते हैं। ब्रिटिश हिस्टोरियंस इसे एक सिपॉय म्यूटिनी कहकर इसकी इंपॉर्टेंस को कम करना चाहते थे। हां, यह सच है कि 1857 के रिवोल्ट की शुरुआत सिपॉयज ने ही की थी, लेकिन जैसा कि हम देख चुके हैं कि इसमें सिपॉयज के अलावा पेजेंट्स, सिविलियन पॉपुलेशन और इंडियन रूलर्स ने भी भाग लिया था। फिर इसे सिर्फ एक सिपॉय म्यूटिनी कह देना बिल्कुल गलत होगा। वीडी सावरकर ने 1857 के रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है। इसके अगेंस्ट में यह आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि 1857 से पहले तो बहुत से रिवोल्ट्स हुए थे, जैसे कि कोल विद्रोह,
पाई का विद्रोह, संथाल हूल एटसेट्रा। फिर ये फर्स्ट कैसे हुआ? दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि 1857 से पहले भी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट बहुत से रिवोल्ट हुए थे, लेकिन ये सभी लोकल रिवोल्ट्स थे और बहुत छोटे रीजन तक सीमित थे। 1857 को फर्स्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इतने बड़े स्तर पर यह पहला ही रिवोल्ट था। इसके बाद डिबेट होती है कि क्या यह सच में इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल था? कुछ लोगों का कहना है कि यह तो फ्यूडल रिवोल्ट था और सभी लीडर्स अपनी अपनी फ्यूडल पावर्स को वापस पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस की बात तो कहीं थी ही नहीं। यहां याद रखने वाली बात यह है कि शुरुआत में भले ही इंडिपेंडेंस का कोई एम ना हो, लेकिन रिवोल्ट शुरू होने के बाद ब्रिटिश रूल को इंडिया से खत्म करने का एम साफ दिखता है। मुगल एम्परर बहादुर शाह अपने लेटर में भी लिखते हैं कि इंडिया से ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करने के लिए सभी इंडियन रूलर्स को एक कन्फेडरेसी बनानी होगी। इसलिए इतिहासकार एसएन सेन ने भी कहा है कि 1857 का रिवोल्ट शुरू भले ही एक सिपॉय म्यूटिनी की तरह हुआ था, लेकिन खत्म एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह होता है। यही वजह है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बेंजामिन डिज़रायली भी 1857 के रिवोल्ट को नेशनल मूवमेंट बोलते हैं। 1857 रिवोल्ट के नेचर को लेकर भले ही अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ होने वाला एक यादगार रिवोल्ट बन गया था। कंक्लूजन। दोस्तों, 1857 का रिवोल्ट कोई मामूली विद्रोह नहीं था। ये इंडियन हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। इसके हीरोज इंडिया के घर घर में याद किए जाने लगे और आने वाली पीढ़ी के लिए इंस्पिरेशन बन गए। यहां तक कि आज भी हम बहादुरी के लिए इन लीडर्स की मिसाल देते हैं। झांसी की रानी आज भी वुमेन एम्पावरमेंट का प्रतीक मानी जाती हैं। 1857 का ये रिवोल्ट भारतीय इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा।